Hi everyone, welcome to my channel. This is Asma and today we are going to study a most important topic that is given in the CPC, that is what is plaint. Basically plaint का मतलब क्या होता है we are going to study today in this video. So let's start. प्लेंट क्या होता है? प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो प्लेंटिफ के द्वारा कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। जब वो किसी सिविल कोर्ट में केस फाइल करता है तो ये एक ऑफिशियल तरीका है किसी भी लीगल एक्शन को शुरू करने का। प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ वो इंसान होता है जिसके राइट्स कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हुए हो, जिसके राइट्स ब्रेक हुए हों। तो वो इंसान जो फर्स्ट टाइम कोर्ट में कोई केस, कोई रेमेडी मांगने के लिए आता है जो कि उसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, उस इंसान को हम प्लेंटिफ कहते हैं। अब साथ ही साथ डिफेंडेंट का मीनिंग भी देख लेते हैं। डिफेंडेंट वो इंसान होता है जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ हो। अब हम बात करें अगर कंटेंट की, तो प्लेंट में सारी ज़रूरी डिटेल्स होती है जो केस से जुड़ी होती है। इसमें प्लेंटिफ किस वजह से केस फाइल कर रहा है, जैसे उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसका लीगल सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये सब मेंशन होता है एक प्लेंट में। प्लेंट को सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड रूल्स ऑर्डर 7 में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ एक्शन इन द प्लेंट। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है। कॉज ऑफ एक्शन वो चीज़ होती है जो कि केस की वजह, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से प्लेंटिफ को कोर्ट तक आना पड़ा और प्लेंट फाइल करनी पड़ी। तो कॉज ऑफ एक्शन ये होता है कि केस की वजह क्या है। अब कॉज ऑफ एक्शन के दो मेजर पार्ट होते हैं। पहला ये कि लीगल थ्योरी और दूसरा लीगल रेमेडी। लीगल थ्योरी में प्लेंटिफ के द्वारा बताए गए वो फैक्ट्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि उसको किस तरह का नुकसान हुआ है और उसके कौन से राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। और लीगल रेमेडी में प्लेंटिफ कोर्ट से मांग करता है कि उसको क्या रिलीज चाहिए, जैसे कि कॉम्पनसेशन, इंजंक्शन या फिर कोई और लीगल एक्शन। इंजंक्शन का मतलब हम यहाँ देख लेते हैं। इंजंक्शन वो चीज़ होती है जो कि किसी भी काम को होने से पहले प्रोहिबिट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। मीन्स अगर कोई लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उस काम को रोकने के लिए इंजंक्शन लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो ये लीगल रेमेडी में आता है। अब हम देख लेते हैं प्रोविजंस ऑफ प्लेंटिफ इन सीपीसी। ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी के अंदर प्लेंट से रिलेटेड वेरियस रूल्स दिए गए हैं जो प्लेंट के फॉर्मेट और फाइलिंग प्रोसेस को गवर्न करते हैं। मतलब बताते हैं कि प्लेन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसको फाइल करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो रूल 1 to 8 जो सीपीसी के ऑर्डर 7 के रूल 1 to 8 में ये बताया गया है कि प्लेन के अंदर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, किस किस बारे में सारी डिटेल्स होनी चाहिए, इस बारे में बात की गई है रूल 1 to 8 ऑर्डर 7 में। अब देखते हैं रूल 9 क्या कहता है। रूल 9 ये कहता है कि प्लेंट को कोर्ट किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, इस बारे में बताया गया है रूल 9 ऑफ द ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी में। अब देखते हैं रूल 10 to 10B क्या कहता है। अगर प्लेंट रिटर्न करनी पड़े तो उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे और पार्टीज़ को कोर्ट में कैसे अपीयर होना चाहिए, ये सब कवर किया गया है रूल 10 to 10B ऑफ ऑर्डर 7 में। रूल्स 11 to 13 ये कहता है कि कोर्ट किन सिचुएशन में प्लेंट रिजेक्ट कर सकता है, ये डिफाइन किया गया है किसमें, रूल्स 11 to 13 इन ऑर्डर 7 में। अब देखते हैं सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी। ये सेक्शन क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि किसी भी सूट का शुरू होना प्लेंट फाइल करने से होता है। मतलब अगर कोई सूट की शुरुआत होती है, केस की शुरुआत होती है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? प्लेंट फाइल करने से होगी। अब हम बात करेंगे इसेंशियल कंटेंट्स और कंटेंट्स ऑफ अ प्लेंटिफ। मतलब प्लेंट एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन करता है। मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उसमें मेंशन होती है, मीन्स इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होगी इसमें मेंशन होगी। सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल्स 1 to 8 में ये बताया गया है कि वैलिड प्लेंट में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। तो इसीलिए हम इसके इसेंशियल कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इसका इसेंशियल कंटेंट है कोर्ट का नाम। प्लेंट को जिस सिविल या कमर्शियल कोर्ट में फाइल किया जा रहा है उसका नाम मेंशन होना चाहिए। अब आप यहाँ पर समझेंगे कमर्शियल कोर्ट क्या होते हैं। कमर्शियल कोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पर बिजनेस रिलेटेड केस और डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है, उन्हें हम कमर्शियल कोर्ट कहते हैं। और सिविल कोर्ट्स जहाँ पर सिविल लिटिगेशंस फाइल होती है। और क्रिमिनल कोर्ट्स वो होते हैं जहाँ क्रिमिनल केस फाइल होते हैं।
ओके, नेक्स्ट हमारा होगा इसेंशियल कंटेंट्स, ये कि प्लेंटिफ का पूरा नाम और एड्रेस। मीन्स प्लेंट में प्लेंटिफ का पूरा नाम और उसका रेसिडेंस, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है लिखना, और उसका ऑक्यूपेशन, उसकी एज, सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होनी चाहिए। दूसरा ये कि डिफेंडेंट की डिटेल्स ऑल्सो, डिफेंडेंट का नाम, उसकी रेसिडेंसी और डिस्क्रिप्शन भी प्लेंट में लिखना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है प्लेंटिफ की हेल्थ इश्यूज़ या डिसेबिलिटी। अगर प्लेंटिफ के पास के अंदर कोई हेल्थ इशू है, प्लेंटिफ किसी डिसेबिलिटी या हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा है, तो उसका जिक्र भी प्लेंट में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ एक्शन का स्टेटमेंट। मीन्स ये वो फैक्ट्स हैं जो प्लेंटिफ की लीगल क्लेम को जस्टिफाई करते हैं, प्लेंट में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन, कोर्ट के पास ये केस सुनने का अधिकार है या नहीं। मीन्स दैट वी अंडरस्टैंड इन सिंपल मीनिंग दैट कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी और पावर that to determine a dispute between parties as well as the territory over which the legal authority of a court extends। मतलब court have the power to determine the dispute between the parties on a particular territory, on particular matter, so the court have the authority or power to decide the disputes। इसे ही हम jurisdiction कहते हैं। मतलब कोर्ट के पास राइट है कि नहीं पर्टिकुलर टॉपिक पर डिसीजन देने के लिए या पर्टिकुलर टॉपिक को सुनने के लिए, तो इससे हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो इस बात को भी क्लैरिफाई करनी चाहिए प्लेंट में। देन रिलीफ या रेमेडी की बात होनी चाहिए इसमें। ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल कंटेंट है किसका? प्लेंट का। प्लेंटिव कोर्ट से क्या रिलीफ मांग रहा है, जैसे कि डैमेजेस, इंजंक्शन या कोई और रेमेडी, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है सेट ऑफ या क्लेम का अमाउंट। मीन्स अगर प्लेंटिव कोई क्लेम सेट ऑफ कर रहा है तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट स्पेसिफाई करना होता है किसमें? प्लेंट में। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर का वैल्यूएशन, मतलब सूट का फिनेंशियल वैल्यूएशन बताना पड़ता है। मतलब सूट का वैल्यूएशन क्या है, मतलब सूट का एक्सपेंसेस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, वो बताना पड़ता है कोर्ट को। उसे हम सब्जेक्ट मैटर का वैल्यूएशन कहेंगे, ताकि कोर्ट फीस और जुरिस्डिक्शन का पता चले। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। प्लेंट को प्लेंटिफ की तरफ से वेरीफाई करना पड़ता है, जो बताता है कि उसने जो भी लिखा है वो सच है या नहीं। तो ये वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर 7 के रूल 2 के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ को जो भी मैंडेटरी क्लेम डिफेंडेंट से चाहिए उसका एग्जैक्ट अमाउंट स्पेसिफाई करना होता है। अगर केस किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो रूल 3 के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी होता है। मतलब अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट फाइल हुआ है तो उसी प्लेंट में, जो प्लेंट फाइल किया जा रहा है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ प्लेंट की इन सीपीसी। सेक्शन 19A ऑफ सीपीसी प्लेंट के रिटर्न होने के प्रोसेस को गवर्न करता है। मतलब कब प्लेंट रिटर्न होता है, कब प्लेंट रिटर्न होगा। तो अगर कोर्ट को लगता है कि उसके पास ये केस सुनने का जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो प्लेंट रिटर्न कर सकता है। ये पहला कॉज होगा एक प्लेंट को रिटर्न करने का। देन प्लेंट वापस करते वक्त कोर्ट को सेक्शन 57 ऑफ सीपीसी 1882 के सेकेंड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग काम करना होता है। मतलब प्रोविजंस दिए गए हैं इन सेक्शन 57 ऑफ सीपीसी के सेकेंड पैराग्राफ में, तो उस हिसाब से कोर्ट को काम करना होता है। नेक्स्ट है अगर प्लेंट रिटर्न हो जाए और प्लेंटिफ उससे हाई कोर्ट में प्रेजेंट करे तो कोर्ट फीस का क्रेडिट प्लेंटिफ को मिलता है। प्लेंटिफ उसे अगर हाई कोर्ट में प्रेजेंट करता है तो उसे फीस का क्रेडिट प्लेंटिफ को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इन सीपीसी। प्लेंट कब रिजेक्ट होती है? अगर प्लेंट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस स्पेसिफाई नहीं करती तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो दी गई है इसमें सीपीसी में, अगर प्लेंट उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है तो कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। ऑर्डर 7 रूल 11 प्लेंट के रिजेक्शन के ग्राउंड्स डिफाइन करता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस होते हैं प्लेंट को रिजेक्शन मिलने के। कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं है। अगर प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा रीज़न हो सकता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ रिलीफ। अगर प्लेंटिफ अपनी रिलीफ का वैल्यूएशन गलत करता है और करेक्शन नहीं करता तो प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है।
थर्ड वन हमारा है कि डॉक्यूमेंट्स इम्प्रॉपरली स्टैम्प्ड, मतलब अगर रिक्वायर्ड स्टैम्प पेपर नहीं दिए गए तो कोर्ट प्लेंट रिजेक्ट कर सकता है। मतलब जो कुछ भी पेपर्स, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो प्रॉपरली सर्व्ड होने चाहिए। अगर नहीं किया जाता तो प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। लैक ऑफ लीगल बेसिस, मतलब अगर प्लेंट किसी ऐसे लॉ के बेसिस पर फाइल की गई है जो प्लेंटिफ को सूट फाइल करने का हक नहीं देता तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। मतलब कोई ऐसा मैटर जो कि प्लेंटिफ के बारे में ही नहीं है और प्लेंटिफ को कोई हक ही नहीं है ऐसे मैटर में प्लेंट फाइल करने का, तो इस सिचुएशन में प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेट कॉपी सबमिट नहीं की गई हो, मतलब अगर डुप्लीकेट कॉपी देना मैंडेटरी है और प्लेंटिफ ये नहीं करता है तो प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। नॉन कंप्लायंस विथ रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7, मतलब अगर प्लेंटिफ ऑर्डर 7 रूल 9 को फॉलो नहीं करता तब भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ द प्लेंट कैसा होता है। फॉर्मेट ऑफ द प्लेंट देख लेते हैं कि कैसा होता है सीपीसी के अंडर। एक वैलिड प्लेंट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है हेडिंग एंड टाइटल, मतलब कोर्ट का नाम, जिस कोर्ट में केस फाइल हो रहा है उसका नाम होना चाहिए। दूसरा पार्टीज के नाम, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का पूरा नाम और डिटेल्स लिखना होता है। थर्ड है टाइटल ऑफ द सूट, मतलब केस का रीज़न और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करना। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है बॉडी ऑफ द प्लेंट, मतलब फॉर्मल पार्ट, डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, देन जुरिस्डिक्शन स्टेटमेंट, देन सब्जेक्ट मैटर का वैल्यूएशन, देन माइनॉरिटी या रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मेंशन करना, मतलब अगर पार्टी कोई भी पार्टी माइनर है तो उसका भी मेंशन होना ज़रूरी है। अगर किसी की पार्टी को डिसेबिलिटी है तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सब्सटेंशियल पार्ट, इस पार्ट में प्लेंटिफ के सारे ज़रूरी फैक्ट्स और डिफेंडेंट का इंटरेस्ट स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। देन हमारा आ जाता है रिलीफ क्लेम, मीन्स यहाँ प्लेंटिफ जो भी लीगल रेमेडी मांग रहा है उसको क्लियरली डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट हमारा होता है सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन। सिग्नेचर प्लेंटिफ या उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव प्लेंट को साइन करता है। अब वेरिफिकेशन करना होता है, मतलब प्लेंट को वेरीफाई करना होता है ताकि ऑथेंटिसिटी मेंशन रहे। देन वेरिफिकेशन कॉम्पिटेंट कोर्ट या ओथ कमिश्नर के सामने होती है जो प्लेंट की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करता है। मतलब वेरिफिकेशन जो होती है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट या ओथ कमिश्नर के सामने होती है जो प्लेंट को क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करता है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट प्लेंट। कंक्लूजन की बात करें तो प्लेंट एक इसेंशियल लीगल डॉक्यूमेंट है जो सिविल सूट का फाउंडेशन होता है। मतलब कोई भी सूट फाइल करने का फाउंडेशन तो प्लेंट ही होता है। इसमें प्लेंटिफ की प्रॉब्लम्स, केस की डिटेल्स और रिलीफ क्लेम्स लिखी होती है। सीपीसी के रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करके प्लेंट बनाने से लीगल क्लैरिटी और फेयरनेस मेंटेन होती है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट लेक्चर प्लेंट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लेंट। आई tried my level best to explain you in very simple manner, so hope you understood well. So we will meet in next video. Till then keep watching my video and all the best for your exam.